हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस चैप्टर ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਵੈਟਸਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ डिस्कस कर चुके हैं एंड ਅਸੀਂ फोर्स वाला टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं भी एक चार्ज पार्टिकल ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स में लगता है। ये दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो मैं आना वैटसटड एक्सपेरिमेंट पे वैटसटड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन की सी। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ वैटसटड एक्सपेरिमेंट। वैटसटड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन बेटा ये सीगा भी अगर किसी वायर चों करंट फ्लो होएगा तो उस वायर के सराउंडिंग्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, वैटसटड के एक्सपेरिमेंट तो असी यही चीज़ तक कंक्लूड की सी भी जदों किसी वायर चों करंट फ्लो होएगा उस वायर के आले दुआले जिवें सपोज दिस इज द वायर, अगर इस वायर चों करंट फ्लो होएगा तो इसके आले दुआले इसके सराउंडिंग्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होएगा, किस डायरेक्शन प्रोड्यूस होएगा, यह सानू फाइंड करना कौन सिखाता है? बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट एंड सैवर्ट्स आर द टू साइंटिस्ट्स who invent this law। ठीक है, बायोट एंड सैवर्ट दो साइंटिस्ट सीगे बेटा जिन्होंने ये लॉ इन्वेंट किया सी। इस लॉ की हेल्प लैके असी एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग्स कितना फील्ड प्रोड्यूस होएगा उस फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते। ओके, तो बेटा जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ है वो हमेशा स्मॉल एलिमेंट पे लगता है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन स्मॉल एलिमेंट। जिमें फॉर एग्जांपल अगर तुसी ये अपनी पूरी वायर है बेटा, वायर एक्स वाई कैरीज करंट आई, क्योंकि इस वायर जो करंट कैरी कर रहे हैं तो इसके सराउंडिंग्स इस वायर के आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। असी ये फाइंड करना है कि इस वायर कारण पी पॉइंट पे कितना फील्ड प्रोड्यूस होएगा, उस फील्ड की डायरेक्शन कितनी होएगी, असी ये फाइंड करना है। एंड इस सानू फाइंड करना कौन सिखाएगा? बायोट-सैवर्ट्स। बेटा पूरी वायर कारण फील्ड पी पॉइंट पे कितना होएगा ये असी बाद चो फाइंड करांगे। पहला असी एक स्मॉल एलिमेंट लेट करांगे वायर के ऊपर। वायर के ऊपर एक छोटा या एलिमेंट लेट करांगे, उस एलिमेंट कारण पहला पी पॉइंट पे फील्ड कढांगे बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। फिर पूरी वायर कारण फील्ड करना है तो स्मॉल एलिमेंट के फील्ड को की करांगे? इंटीग्रेट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मींस बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन स्मॉल एलिमेंट। बिग वायर पे बहुत वड्डी वायर है ना, लॉन्ग वायर है, उससे तुसी बायोट-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई नहीं करोगे। बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन स्मॉल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जिवें पूरी वायर का पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है तो पहला एक स्मॉल एलिमेंट लेट, स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट ए बी हैविंग लेंथ dl, एलिमेंट को पॉइंट तक का डिस्टेंस r एंड एलिमेंट दी लेंथ the arch angle theta। AB is a small element having length dl। AB एक स्मॉल एलिमेंट लेट करोगे पूरी वायर के ऊपर कितने भी एनीवेयर
एलिमेंट की लेंथ dl, एलिमेंट तो पॉइंट तक का डिस्टेंस r एंड dl ते आर्च एंगल कितना बेटा थीटा। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड at point P due to small element AB is, बेटा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट का, AB एलिमेंट का डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि बेटा एलिमेंट स्मॉल है, एलिमेंट स्मॉल है तो द फील्ड भी स्मॉल रहेगा। तो स्मॉल फील्ड को ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट करेंगे dv ਨੂੰ। मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ इलेक्ट्रिक फील्ड ਹੁੰਦਾ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਹਾਂ E ਨਾਲ, मैग्नेटिक फील्ड को ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट करते हैं B ਨਾਲ, स्मॉल फील्ड है सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय D। dv एक ਤਾਂ डिपेंड करेगा डायरेक्टली I पे, जितना करंट ज्यादा उतना उसके सराउंडिंग च फील्ड भी ज्यादा, जितना करंट घट उतना उसके सराउंडिंग च फील्ड भी घट। सो करंट के ऊपर ये फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट स्ट्रांग होएगा तो फील्ड स्ट्रांग होएगा, करंट वीक होएगा फील्ड वीक होएगा। स्ट्रांग करंट दा स्ट्रांग फील्ड, वीक करंट दा वीक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेकंड फैक्टर बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, लेंथ। छोटा एलिमेंट है घट फील्ड होएगा, बड़ा एलिमेंट है ज्यादा फील्ड होएगा। स्मॉल एलिमेंट दा स्मॉल फील्ड, लार्ज एलिमेंट दा लार्ज फील्ड। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। थर्ड, magnetic field is directly proportional to angle theta, and fourth factor बेटा magnetic field is inversely proportional to r square, r square। मतलब जितना ये पॉइंट नेड़े होएगा, नेड़े उतना r कट होएगा, जितना r कट होएगा उतना फील्ड ज्यादा होएगा। जितना बेटा r ज्यादा होएगा, जितना ये पॉइंट दूर लेके जाओगे, दूर जिਵੇਂ ਜਿਵੇਂ r बढ़ी जाएगा, फील्ड घटी जाएगा। वायर के नेड़े फील्ड स्ट्रांग होता है, वायर तो जिਵੇਂ जिਵੇਂ दूर जाई जाओगे फील्ड वीक हो जाएगा। ये फोर फैक्टर्स हैं जिन्हां के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। समझ गए बेटा? बायो-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प लेके ਅਸੀਂ पहला स्मॉल एलिमेंट का फील्ड कढांगे एट पॉइंट P। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। जो स्मॉल एलिमेंट का फील्ड आ गया फिर पूरी वायर का फील्ड करना है तो ਅਸੀਂ ਉਹ स्मॉल फील्ड ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟ। तो ਜਿਹੜਾ स्मॉल एलिमेंट का फील्ड सी बायो-सैवर्ट्स लॉ ਦੇ अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P due to small element AB depends upon these four factors। करंट कितना घट करंट है तो फील्ड घट होएगा, ज्यादा करंट है तो फील्ड ज्यादा होएगा। स्मॉल एलिमेंट है तो फील्ड घट होएगा, लार्ज एलिमेंट है तो फील्ड ज्यादा होएगा। एंगल में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट r में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा मैग्नेटिक फील्ड। जितना तुसी वायर पे दूर जाओगे उतना r ज्यादा होएगा, उतना फील्ड घटेगा। जितना वायर पे नेड़े आओगे उतना r घट होएगा, फील्ड ज्यादा होएगा। अगर ਅਸੀਂ ये फोर फैक्टर्स कंबाइन करिए तो ਅਸੀਂ लिख सकते हैं dv is directly proportional to I dl sin theta by r square। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाइए तो कांस्टेंट लगाओगे I dl sin theta by r square। This is the formula for magnetic field at point P due to small element A।
स्मॉल एलिमेंट ए बी कारण पी पॉइंट पे फील्ड आ गया बेटा जे पूरी वायर कारण फील्ड करने पूरी वायर कारण दस ये db की करना भी बेटा लिखते हैं एक टोटल फील्ड है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी अगर ਅਸੀਂ स्मॉल एलिमेंट ਦੇ मैग्नेटिक फील्ड ਦਾ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P मतलब ਜਿਹੜਾ बायो-सैवर्ट्स लॉ है इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एलिमेंट पहला ਤੁਹਾਨੂੰ स्मॉल एलिमेंट ਦਾ ਹੀ ਫੀਲਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ स्मॉल एलिमेंट ਦੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮਝ ਗਏ ਬੇਟਾ the बायो-सैवर्ट्स लॉ is applicable only on small element okay okay beta ਜਿਹੜੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ depends on system of units k ਦੀ value of k depends upon two factors first system of units be like CGS system and SI system second medium wire the surroundings to medium surroundings का wire के आगे वाले medium ठीक है फॉर एग्जांपल में सपोज करो in CGS system k की वैल्यू हमेशा 1 होगी तो फॉर CGS system जो है फार्मूला बन गया ये फार्मूला k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे I dl sin theta by r square but in SI system and there is vacuum around the wire के अराउंड वैक्यूम है ठीक है सिस्टम के बेटा SI सिस्टम एंड वायर के सराउंडिंग्स की है वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है फिर बेटा ये k की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई जिਵੇਂ यूनिट फर्स्ट k की वैल्यू होती थी 1 बाय 4 पाई अपसाइड डाउन ये k की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 तो याद है यूनिट फर्स्ट 1 बाय 4 पाई अपसाइड डाउन की कंप्लीट वैल्यू होती थी 9 * 10 रेज़ टू पावर है यार तो इस k की म्यू नॉट बाय 4 पाई की कंप्लीट वैल्यू 10 raised to power minus 7 webers per meter that is the value of mu naught by 4 pi k अगर वायर्स दे सराउंडिंग्स च वैक्यूम है बेटा अगर वायर दे सराउंडिंग्स च वैक्यूम है फिर ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ mu naught by 4 pi या डायरेक्टली न्यूमेरिकल का तो सीधी की पुट कर दोगे 10 raised to minus जिਵੇਂ 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू इसी 9 into 10 raised to 9 यूनिट फर्स्ट याद है ना बेटा ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈल्यू होगी mu naught by 4 pi की वैल्यू 10 raised to minus अच्छा याद है epsilon naught ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ epsilon naught ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ absolute permittivity of vacuum याद है तो mu naught ਨੂੰ बोला जाता है बेटा absolute permeability of vacuum permittivity word ਦਾ मतलब याद है ना यूनिट फर्स्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ permittivity word ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
परमिशन वर्ड नो वर्ड बने सी परमिटिविटी परमिबिलिटी का मतलब भी परमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिशन को परमिटिविटी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की परमिशन को परमिबिलिटी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिशन परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड को परमिशन देना परमिबिलिटी सो याद रखियो बेटा म्यू नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट permeability of vacuum epsilon naught is known as absolute permittivity of vacuum this is permeability this is permittivity and this is permeability ठीक है अच्छा अगर कोई और मीडियम हो if there is any other medium वायर के आले वाले वैक्यूम ना हो वैक्यूम के कोई और मीडियम हुए फिर म्यू नॉट दिएगा म्यू बाय 4 जिमें आप रखे के वैल्यू पुट करते सी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट हटा लेते सी एप्सिलॉन लगा लेते सी तो म्यू नॉट हटा देंगे म्यू लगा देंगे जे बेटा एदी वैल्यू नहीं पता होती सी सन एदी वैल्यू भी नहीं पता तुम याद है कि मैं सॉल्व करते सी कैसे सॉल्व करते सी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r या k भी कह देते सी कैपिटल फिर सी याद है बेटा यूनिट फर्स्ट से कितना है सारा ये यूनिट फर्स्ट फिर उसी को एक पुट कर दो सी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू k है ना फिर वो यूज कर देते सी 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू k फिर उसी की वैल्यू पुट कर देते सी याद है 9 into 10 raised to power 9 ये वैल्यू हमने सॉल्व कर दी याद है ना बेटा ओम ही करना बेटा जिन्हें एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इसने इक्वल होता बेटा म्यू बाय म्यू नॉट म्यू r दे इक्वल क्लियर तो सी म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो म्यू नॉट इनटू म्यू r पूरे पुट कर सकते हो k की वैल्यू म्यू नॉट इनटू म्यू r and फिर म्यू नॉट by 4 pi की वैल्यू म्यू नॉट by 4 pi की वैल्यू 10 raised to -7 into म्यू r म्यू r डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट होता है एंड गिवन होता है अपन याद रखने की लोड नहीं म्यू r की वैल्यू जो याद है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है डिफरेंट मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होता है याद है वो डिफरेंट मीडियम्स से म्यू r की वैल्यू डिफरेंट अंडरस्टैंड चलो मैं दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की कहते हैं व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट की कहते हैं बेटा म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम अच्छा एप्सिलॉन नॉट की कहते हैं एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम म्यू की बोलोगे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम ठीक है तो जिਵੇਂ बेटा ਤੁਸੀਂ एप्सिलॉन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k ਉਹ ਤੁਸੀਂ म्यू ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू r म्यू ਦੀ ਵੈਲਿਊ म्यू नॉट इनटू म्यू r म्यू ਦੀ ਵੈਲਿਊ म्यू नॉट इनटू म्यू r करके फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ 10⁻⁷ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ठीक है सो वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक मीडियम सीजीएस सिस्टम वास्ते k 1 रहेगा एंड एसआई सिस्टम वास्ते वैक्यूम च अलग वैल्यू मीडियम च अलग वैल्यू वैक्यूम च वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई मीडियम च वैल्यू म्यू बाय 4 पाई म्यू ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ म्यू नॉट इनटू म्यू r जिमें एप्सिलॉन को पुट कर दे सी एप्सिलॉन नॉट इनटू k और म्यू नॉट इनटू म्यू r तो याद है k को मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते सी एप्सिलॉन r का नाम की सी इसका नेम रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और बेटा म्यू r का नाम की होएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी थोड़े सामने तीन चीजें हैं बेटा दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम absolute permeability of medium relative permeability
रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। मतलब जिवें ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ बेटा बस इस परमिटिविटी यूज करते सी एंड ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ यूज करना है परमेबिलिटी। परमिटिविटी डील्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड, परमेबिलिटी डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਐਂ बेटा फार्मूला बाय-सेवर्ट्स लॉ ਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ है dV = k I dl sin theta by r square। k की वैल्यू देख लिया करो कि सिस्टम क्या है। सीरियस सिस्टम है तो k की वैल्यू 1 पुट कर दिया करो, ऐसा ही सिस्टम है तो चेक कर लिया करो वैक्यूम है तो k की वैल्यू μ0/4π, बट अगर मीडियम है तो k की वैल्यू μ/4π। ठीक है, एक बार टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। व्हाट dV रिप्रेजेंट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू दिस एलिमेंट dV। ओके, व्हाट इज k? कांस्टेंट, वैल्यू ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है। ठीक है, I वायर चो कितना करंट फ्लो हो रहा है, dl एलिमेंट की लेंथ, थीटा dl एंड आर्च एंगल, एंगल बिटवीन dl and arch angle, and what is r? एलिमेंट को पॉइंट तक का डिस्टेंस। अगर सर देखो k का कांस्टेंट है, आ चार चीजें पता होनी चाहिए। वायर चो कितना करंट फ्लो हो रहा है, एलिमेंट की लेंथ, एलिमेंट को पॉइंट तक का डिस्टेंस एंड dl के आर्च एंगल। अगर ये चार चीजें पता नहीं तो ਅਸੀਂ वायर के सराउंडिंग्स कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा फाइंड कर सकते हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ रिपीट करके बोल रहे हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ पूरी वायर पे नहीं लगेगा। बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन स्मॉल एलिमेंट। जिਵੇਂ कूलम्स लॉ होता है ना, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस पे लगता है, वही है बेटा बायोट-सैवर्ट्स लॉ स्मॉल एलिमेंट पे लगेगा। पहला ये फार्मूला लगाओगे, फिर पूरी वायर का जो ਤੁਸੀਂ फील्ड फाइंड करना है, जे पूरी वायर का फील्ड फाइंड करना है, फिर ਤੁਸੀਂ ये ਜਿਹੜਾ फील्ड आया इसको इंटीग्रेट कर दोगे प्रॉपर लिमिट्स, पूरी वायर का फील्ड भी निकलेगा। बट पहला बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो भी लगाओगे स्मॉल एलिमेंट पे ही लगेगा, पूरी वायर पे नहीं लगेगा। चलो ਹੁਣ ਅਸੀਂ फील्ड फाइंड करना सीख लिया। फार्मूला भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला कूलम्स लॉ ਦਾ ਸੀ ਨਾ बेटा उतना इंपॉर्टेंट फार्मूला। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ डायरेक्शन फाइंड करनी सिखाना है कि फील्ड ਦੀ डायरेक्शन ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ फाइंड कर सकते। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ध्यान ਨਾਲ समझियो, इजी है वैसे तो, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ रूल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ रूल ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ है, कोई ਨਵਾਂ रूल नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ magnetic field at point P, the formula K I dl sin theta by r square. This is magnitude. ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वेक्टर क्वांटिटी लिखनी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर पहला ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ हैं मैग्नीट्यूड, फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ हैं डायरेक्शन। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ वेक्टर फॉर्म ਚ ਲਿਖਣਾ है, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਲਿਖਾਂਗੇ, फिर ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ डायरेक्शन। डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय यूनिट वेक्टर, पता है ना, डायरेक्शन ਅਸੀਂ किस ਨਾਲ रिप्रेजेंट कर देते हैं, यूनिट वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना बेटा k I dl sin theta by r square एंड डायरेक्शन बेटा तुमको पता है r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड, पता है ना, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड। तो r कैप मिलेगा r वेक्टर r का मैग्नीट्यूड k I dl r sin theta अपॉन r स्क्वायर इनटू r क्यूब। ठीक है बेटा, जिवें a b sin theta ਹੁੰਦਾ a क्रॉस b, ओवें dl r sin theta ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ dl क्रॉस r। तो dl r sin theta ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ बेटा dl क्रॉस r। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ
the magnetic field, the direction of magnetic field is given by rule of cross product. Direction of magnetic field is given by the rule of cross product. Cross product the rule, cross product का केड़ा rule है बेटा? Maxwell's right hand thumb rule. Maxwell's right hand thumb rule लगा के उसी magnetic field की direction find कर सकते by using Maxwell's right hand thumb rule. ठीक है, किमें लगाओगे? अपने राइट हैंड या फिंगर्स एंड थंब इस तरीके ना रख के फिंगर्स किस तरह रखोगे? डीएल वेक्टर पे, कर्ल किधर को करोगे? आर वेक्टर वाल अलोंग द एंगल थीटा। फिंगर्स किस तरह रखोगे? फर्स्ट वेक्टर डीएल पे, कर्ल किधर को करोगे बेटा? आर वेक्टर के वाल अलोंग द एंगल थीटा। थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जेड़ा थंब है इथों मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन एग्रीड? तो देखो ये मैं देखो आ डीएल है, दिस इज डीएल एंड दिस इज आर। द फिंगर्स ऐवे ही रखनी है, क्योंकि ये ऐवे रखोगे तो आर वाला कर्ल नहीं होंगे, कर्ल थीटा एंगल दे अलाउ करना ने। कई स्टूडेंट्स ऐवे सोचते ने वैसे डीएल पे रख लिया तो ऐवे कर्ल करनी है। की मिस्टेक है इसके विच दोस्तों? फिंगर्स डीएल पे रख लिया, आर वाला ऐवे कर्ल कर लेंगे बेटा। ये जेड़ा वो कर्ल कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक कर्ल ना हो इस एंगल में लॉन्ग कर रहे हैं, इस एंगल में लॉन्ग कर्ल नहीं करना, थीटा एंगल में लॉन्ग कर्ल करना है आर वाला। फिंगर्स किस तरह रखने हैं? डीएल वेक्टर पे, कर्ल करने हैं आर वेक्टर पर अलोंग एंगल थीटा। द फिंगर्स डीएल पे ऐसे रखे हैं, ओके? कर्ल किधर हो रहे हैं? देखो r1 अलोंग एंगल थीटा, थीटा एंगल पे अलोंग। फिंगर्स रखोगे डीएल पे, कर्ल करोगे r1 अलोंग एंगल थीटा। थंब किधर जा रहे हैं? इनवर्ड्स। दैट मींस जेड़ा अच्छे मैग्नेटिक फील्ड होगी बोले ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अंदर। समझ गए बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगा के, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगा के उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते। समझिए? फिंगर्स किस तरह रखनी है? डीएल वेक्टर पे, कर्ल किधर को करनी है? आर वेक्टर पर एंड थंब गिव यू द डायरेक्शन। थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दसेगा, फिर के मैग्नेटिक फील्ड अंदर मूव करेगी। ठीक है बेटा? तो ये फार्मूला लगा के या आ वाला फार्मूला लगा तुसी स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कर लो, फिर इन्हें इंटीग्रेट करके पूरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड कर सकते एट पॉइंट P। फिर आ वाला रूल लगा के, ये वाला रूल लगा के उस मैग्नेटिक फील्ड की P पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड कर सकते। समझ गए? Okay, so this is Biot-Savart's law. Biot-Savart's law ਦੇ ਵਿੱਚ value of K ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਸਟਮ CGS ਹੈ SI, ਵਾਇਰ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਚ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ ਚ ਅਪਸਾਈਲੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਮਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। क्लियर? वैल्यू याद रखियो, म्यू नॉट बाय 4 पाई। हाँ बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷। तो ये कर ले म्यू नॉट की वैल्यू करनी है तो 4 पाई मतलब मल्टीप्लाई ये म्यू नॉट की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, दिस इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई, बट दिस इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। अब 4 पाई मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट की वैल्यू। ठीक है? कोई कंफ्यूजन समझ आ गई? थैंक यू वेरी मच।